नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी मित्रों का मधुरम हिंदी उदयपुर में स्वागत और अभिनंदन है। बोर्ड ने अभी अभी जो है प्रश्न पत्र अपलोड कर दिया है और प्रश्न पत्र अपलोड करने के बाद जो स्मृति पर आधारित हमने प्रश्नों के आधार पर आंसर की आप तक पहुंचाई थी, अब प्रश्न हमारे सामने है बहुत स्पष्ट। तो आइए कोशिश करते हैं कि ये जो प्रश्न हमारे समक्ष हैं और आपने इन प्रश्नों को किया है, लेकिन सारे प्रश्न याद रखना वास्तव में एक कठिन कार्य था, लेकिन फिर भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस कठिन कार्य को भी किया और हमने लगभग एक आंसर की पहले अपलोड की है। लेकिन आज फाइनल आंसर की तो अब हमारे सामने बोर्ड ही लाएगा, वो 20 से 25 के बीच में आने की संभावना है। लेकिन अभी जो प्रश्न पत्र आया है इसके आधार पर हम जरा चेक कर लेते हैं कि वास्तव में आपने क्या किया था और होना क्या चाहिए था, या आपने वही किया जो वास्तव में होना चाहिए था। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 31 हमारे सामने है हिंदी का। काफी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया, दिए गए वाक्य में काल है। चार ऑप्शन हमारे सामने है। किया, ध्यान देना, किया है नहीं, किया। तो संदिग्ध भूतकाल है, या आसन्न भूतकाल है, संभाव्य भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है। मित्रों, हमने पहले आंसर की में भी इसका जिक्र किया था जो स्मृति पर आधारित ही था। तो काफी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया, दिए गए वाक्य में काल है, तो सामान्य भूतकाल है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 कहता है कि गद्यांश में देखिएगा, आपको दिख रहा होगा, गद्यांश में पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त शब्द नहीं है। तो गद्यांश में पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त शब्द नहीं है। तो मित्रों, दुख हुआ, अनाज जला, प्राणी गया, ये सब तो पुल्लिंग ही है। लेकिन आग लगी, तो हमने पहले भी ये आग शब्द जो है वो पुल्लिंग है, इस बात पर चर्चा की थी और आज भी उसी बात पर अपन कायम है। निम्नलिखित में से सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला विकल्प है। गद्यांश के आधार पर हमें देखना है बहुवचन, सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होने वाला विकल्प है। तो इसका आंसर ए होगा। लोग जो है सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होने वाला ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34। गद्यांश में प्रयुक्त प्रश्न नंबर 34 देखिएगा। गद्यांश में प्रयुक्त बेघर शब्द का अर्थ है। गद्यांश में प्रयुक्त बेघर शब्द का अर्थ है जिसके पास दो घर हो, नहीं जिसका कोई घर न हो। बिल्कुल गद्यांश में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है ना, कि जिसका कोई घर नहीं वो बेघर होता है। ठीक है, घर के आगे बे उपसर्ग लगा दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 35 आपके सामने। प्रश्न नंबर 35 जो है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु स्टैनले तथा रॉस के अनुसार, स्टैनले तथा रॉस के अनुसार देखिएगा प्रश्न नंबर 35। स्टैनले तथा रॉस के अनुसार परीक्षा के निर्माण में कितने सोपानों का अनुसरण किया जाता है। तो स्टैनले तथा रॉस के अनुसार वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु 4 सोपानों का निर्माण किया जाता है। तो बिल्कुल ये 4 सोपान वाला उत्तर जो है बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से लोकोक्ति है, ये पहले ही हमने क्लियर किया था। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, ये लोकोक्ति है मित्रों। तो इसका आंसर जो है वो बी बिल्कुल सही है, बी वाला आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 हमारे पास आ गया। मौन वाचन के लिए उचित कथन है। देखिए, मौन वाचन के लिए उचित कथन है, स्वर में रागात्मकता आती है। तो मौन वाचन में तो स्वर वाला कोई मामला ही नहीं रहता है। मौन वाचन स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक होता है। मौन वाचन सामूहिक वाचन के रूप में किया जाता है, ऐसा भी नहीं है, सामूहिक सस्वर वाचन होता है। मौन वाचन प्रवाहमय तथा गति पर नियंत्रण के साथ होना चाहिए, ये भी नहीं है ना, कि यहाँ मौन वाचन स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38 आपके सामने है। निम्नलिखित में से संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। देखिएगा, संज्ञा पदबंध का उदाहरण है।
तो मित्रों संज्ञा पदबंध का उदाहरण है भारत के प्रधानमंत्री, यानी अंतिम शब्द हमें देखना है क्या है, संज्ञा है या सर्वनाम, सर्वनाम या विशेषण। ये बलवान है मित्रों, ये विशेषण है, वह है ये संज्ञा है, ठीक है। किसी तरह, इसी तरह, ये जो है क्रिया विशेषण है। तो आप देखिएगा यहां संज्ञा पदबंध के रूप में उदाहरण जो है वो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। 38 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयोगी है, प्रश्न नंबर 39, है ना। तो मित्रों यहां मेरे हिसाब से तो कंप्यूटर ही बिल्कुल ठीक होना चाहिए, फिर फाइनल तो आंसर की के अनुसार ही होगा, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण में हर तरह का जो एक सहयोग मिल सकता है वो कंप्यूटर से मिल सकता है। रेडियो टेलीविजन का एक प्रकार से मिक्सचर हो गया कंप्यूटर, तो मित्रों ये कंप्यूटर ही होना चाहिए। प्रश्न नंबर 39 का। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है। भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है, प्रश्न नंबर 40 देखिएगा। भाषा कथन के लिए उचित कथन है, तो भाषा शिक्षण के लिए, सॉरी, भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है। तो मित्रों भाषा शिक्षण के लिए अमूर्त से मूर्त सूत्र उपयोगी है, नहीं, ये नहीं है ना। भाषा शिक्षण जटिल से सरल की ओर, नहीं, सरल से जटिल होता तो समझ में आता। भाषा शिक्षण में आगमन से निगमन सूत्र का विशेष वो मतलब विशेष उपयोगी होता है। तो मेरे हिसाब से मित्रों यहाँ ये सी और डी में कंफ्यूजन है, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी मेरे हिसाब से सी को ही दी जानी चाहिए, और बाकी तो फिर आंसर की फाइनल आएगी बोर्ड की, वही अपन मानेंगे, लेकिन फिर भी यह सी ठीक होना चाहिए, ठीक है। आगमन से निगमन सूत्र की सूत्र विशेष रूप से उपयोगी है। प्रश्न नंबर 41 है राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती है। तो मित्रों निश्चित तौर पर मैथिली जो है वो राजस्थानी बोली नहीं है, ठीक है। हाँ, तो भोजपुरी, मैथिली और मगही, ठीक है, ये तो जो है राजस्थानी बोलियां नहीं है। फिर मॉन्टेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। मॉन्टेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, तो इसके लिए शिक्षा दी मतलब 3 से 6 वर्ष के बच्चों को। मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो 3 से 6 वर्ष जो है, प्रायोरिटी वाइज यही उत्तर सही है मित्रों। तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दी जाती है। फिर अगला प्रश्न है बहुत चतुर होना, ठीक है। ये स्मृति पर आधारित भी हमने इसका उत्तर दिया था। बहुत चतुर होना अर्थ को आत्मसात करने वाला मुहावरा है। बहुत चतुर होना मित्रों तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, बिल्कुल ठीक बात है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा से तुरंत क्या पता लग सकता है। उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा से तुरंत क्या पता लग सकता है। मित्रों वैसे देखा जाए विषय वस्तु का अंक विभाजन, लक्ष्य निर्धारण या मापन, लक्ष्यों के महत्व का प्रतिशत, तो एक उत्तर इसका डी हो सकता है उपयुक्त सभी, और एक इस पर भी संदेह जा रहा है लक्ष्य निर्धारण का मापन, क्योंकि मित्रों एग्जैक्ट इसका उत्तर मिला नहीं है, इसलिए हम इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें बोर्ड के आंसर की पर निर्भर रहना ही चाहिए मित्रों, क्योंकि उटपटांग कोई भी उत्तर देना ठीक बात नहीं है। प्रश्न नंबर अगला देखिएगा 45 नंबर का प्रश्न है किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखा जाने पर निम्नलिखित में से लगाया जाने वाला विराम चिन्ह है। तो किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखा जाने पर निम्नलिखित में से लगाया जाने वाला विराम चिन्ह है। तो मित्रों ज्यों का त्यों के लिए उद्धरण चिन्ह होता है, ठीक है, दोहरा उद्धरण चिन्ह, बिल्कुल। तो उद्धरण चिन्ह वाला ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 46 देखिएगा भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना है, सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने वालों को इन चारों विविध कौशलों में दक्ष बनाना है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, है ना। तो उपयुक्त परिभाषा दी गई है मित्रों। तो एक आंसर हमें मिला है एस के देश पांडे द्वारा। फाइनल आंसर तो मित्रों बोर्ड के द्वारा जो दिया जाएगा वही मान्य है, बाकी एस के देश पांडे इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। राजा नगर में आए 47 देखिए, राजा नगर में आए, देखिए राजा नगर में आए उपयुक्त वाक्य का प्रकार है राजा नगर में आए। तो मित्रों संदेह सूचक भी नहीं है, इच्छा बोधक भी नहीं है, आज्ञार्थक भी नहीं है, विधानवाचक या विधिवाचक बिल्कुल ठीक है, विधानवाचक या विधिवाचक बिल्कुल ठीक है। निम्न में राजस्थानी की एक बोली मानी जाती है, एक बोली मानी जाती है ढूंढाड़ी मित्रों, बिल्कुल है ना, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, वागड़ी, है ना, ये सब जो है राजस्थानी की बोलियां हैं। भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को, है ना,
49 नंबर देखिएगा, भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को उच्चारण संबंधी त्रुटियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और बाकी सारे जो ऑप्शन है वो ठीक नहीं है, ठीक है। वाक्य रचना पर कोई ध्यान देना चाहिए, ठीक है। स्थानीय बोली के प्रभावों को दूर नहीं करना चाहिए, हिंदी सिखा रहे हैं तो, है ना, स्थानीय बोलियों के प्रभावों को दूर करना चाहिए। 50 नंबर का प्रश्न देखिएगा, जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं, जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं, उपयुक्त वाक्य में विधेय है। मित्रों, निवासी के बाद का जो भी पोर्शन है वो विधेय है और इधर वाला पोर्शन जो है वो उद्देश्य है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिएगा, इधर ये हिंसक पशुओं से नहीं डरते, ये विधेय है, ठीक है। आपने भी ऐसा ही किया होगा। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं, एक गद्यांश और है, 51 से 58 तक के जो उत्तर है वो इस गद्यांश पर आधारित है ना। पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम में शेयर की जा चुकी है, आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से समूह में सभी शब्द वस्त्र के पर्यायवाची शब्द हैं? अब आप देखिएगा, वस्त्र के पर्यायवाची शब्द मयूख, किरण का, पोशाक तो चलो ठीक है वस्त्र है, अहन नहीं ये दिन होता है, ठीक है। यहाँ पट, चीर, अंबर, वसन, बिल्कुल ये चारों ठीक है। अंबु पानी होता है, परिधान चलो वस्त्र है ना। पुष्कर ये तालाब का पर्यायवाची है, करवाल तलवार का पर्यायवाची है, कपड़ा ठीक है, कोविद नहीं है, विभव नहीं है, लिबास चलिए ये ठीक है। लेकिन यहाँ चारों ऑप्शन जो मतलब चारों शब्द जो है वो पर्यायवाची है वस्त्र के, वो वाला है ऑप्शन नंबर बी, पट, चीर, अंबर, वसन, ठीक है। भारतीय शब्द में प्रत्यय है, ये पहले भी अपन ने देखा था, भारत धन ईय, अगर हम देखें तो यहां मात्रा बड़ी है ना, तो इसका विश्लेषण करेंगे तो भारत धन बड़ी ई है तो भारत धन ईय मिलकर बनेगा भारतीय, दोस्तों मिलकर बनेगा भारतीय, ठीक है। विष्णु की उपासना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो भाई विष्णु की उपासना करेंगे तो वैष्णव ही होगा, तो ये बिल्कुल डी है, सरल सा प्रश्न था। और यूं देखें तो ये पेपर बहुत अच्छा ही था, निश्चित तौर पर इक्के दुक्के प्रश्न कई ऐसे हैं और बोनस जैसा मामला तो फिलहाल इन सब प्रश्नों को देखने पर बनता नहीं है। प्रश्न नंबर 54 देखिएगा, प्रश्न नंबर 54 कह रहा है परिश्रम शब्द में उपसर्ग है, सीधा सीधा था, ये हमने पहले भी किया ही था, परिधन श्रम होता है दोस्तों, परिधन श्रम, तो परिधर्म श्रम है तो परि उपसर्ग हो गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। निम्नांकित में से जातिवाचक संज्ञा है तो अभिमान नहीं, अभिमान जातिवाचक नहीं है, ठीक है। ये तो अभिमान तो भाववाचक हो गया, दुख भाववाचक हो गया, उदारता भाववाचक हो गया, जातिवाचक है मित्रों कृषक, कृषक शब्द है ना वो जातिवाचक है। फिर निम्नलिखित में से सन्यासी शब्द का विलोम शब्द बताइए, तो मित्रों पहले भी हमने इसको बताया था, सन्यासी का विलोम है मित्रों गृहस्थ, ठीक है। एक प्रश्न है तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा तत् धन लीन, व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों, है ना, व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला है गद्यांश में प्रयुक्त क्लांति शब्द का अर्थ है। अब यहां देखिएगा गद्यांश में प्रयुक्त क्लांति शब्द का अर्थ क्या है, तो क्लांति का अर्थ थकान है, ठीक है। कांति का अर्थ चमक होता है। हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्यपुस्तक पढ़ाना ही पठन शिक्षण नहीं, यद्यपि पाठ्यपुस्तक आधार या केंद्र अवश्य है मित्रों। इसका जो है WM राइबर्न और मैग्जिल इन दोनों के मध्य में एक कंफ्यूजन है, फाइनल जो है वो बोर्ड की आंसर की के अनुसार ही, लेकिन फिर भी एक अनुमान के तौर पर WM राइबर्न, ठीक है मित्रों, क्योंकि एक सेंटेंस परिभाषा ऐसे हैं मित्रों जो किताबों में ढूंढना भी बहुत मुश्किल सा है, तो इसके लिए हम प्रतीक्षा ही करेंगे। हर्बर्ट के 4 पदों का पंच पद प्रणाली में बदला गया, तो 4 पदों को 5 पदों में बदलने का काम तो उनके शिष्य जिलर के द्वारा किया गया मित्रों, उनके शिष्य जिलर के द्वारा किया गया। तो ये मित्रों एक आंसर की आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है और आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं मित्रों। आगे आप 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा मधुरम हिंदी प्रो करके एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको क्लास ठीक लगी हो तो शेयर करना आपके ऊपर ही निर्भर करता है। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो मित्रों आप
इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या वॉइस मैसेज आप कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो सभी मित्रों को एक हिंदी व्याकरण का कोर्स और साथ ही साथ हमने 2 टेस्ट सीरीज सभी मित्रों को फ्री दे रखी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना है। अब तो थर्ड ग्रेड की तैयारी कीजिएगा और ऑफिशियल आंसर की जो है वो शीघ्र जारी होने वाली है। सही तो उसी को मानेंगे, लेकिन हमने हमारा प्रयास ज़रूर किया है ताकि आप तक जो है इन उत्तरों को हम पहुंचा पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।